नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 30 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 30 अप्रैल है आज और 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। अप्रैल बीत चुका है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, पूरा सितंबर भी आपके पास में होगा अगर 30 सितंबर को एग्ज़ाम होता है तो। वैसे उम्मीद है कि एग्ज़ाम 10-15 दिन शिफ्ट हो। खैर चलिए कोई ना, अगर उस तरह का कैलेंडर आता है देख लेंगे, नहीं तो 30 सितंबर के हिसाब से तैयारी कीजिए। आज के वीडियो की शुरुआत करते एक छोटे से कोट से, उसके पश्चात आएंगे हेडलाइन पर, देखेंगे न्यूज़ क्या है। देखिए क्या है कोट्स आपके लिए कि वंस यू डिसाइड दैट यू वांट बेटर फॉर योर सेल्फ देन एंटायर यूनिवर्स बिगिन टू शिफ्ट इन योर फेवर। एक बार आप अगर खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, सामर्थ्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो आपके आसपास का वातावरण है वो इसके अनुरूप ढलना शुरू हो जाता है और वो आपको सपोर्ट करता है। द एंटायर इकोसिस्टम एंड यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ा होगा। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपके सही दिशा में सोचने से। अगर दिन की शुरुआत ही आप निगेटिविटी के साथ करेंगे तो फिर आपका पूरा दिन खराब ही होगा। इसीलिए ना कहते थे पहले क्या होता था भाई कि सुबह सुबह उठ के पूजा प्रार्थना करके फिर पढ़ने बैठो। क्यों? क्योंकि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए दिन की, और उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव माहौल बनता है, सकारात्मक माहौल बनता है। जब तक आप खुद को नहीं बदलने की कोशिश करेंगे तब तक फिर कोई नहीं बदल सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ को, देखते हैं क्या है हेडलाइन आज का। हेडलाइन बड़ा ही विभत्स है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार पूर्व प्रधानमंत्री के ग्रैंडसन हैं। इनका 2976 से ज़्यादा वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, ख़राब वीडियोज़ का। और ये जर्मनी भाग गए। कहाँ पर भाग गए? जर्मनी भाग गए। और जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस चीज़ को लेकर काफ़ी पहले ही चेताया था कि इस आदमी को टिकट वहाँ से नहीं मिलना चाहिए। और जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी चेताया था कि ये व्यक्ति सही नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी इनके लिए प्रचार करने गए। कर्नाटक का हासिल जगह है, वहाँ से सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ये। और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते हैं और इनके पिताजी पर भी लगा है इल्ज़ाम, इन पर तो लगा ही है। 43 साल की महिला जो इनके घर में काम करती थी, उन्होंने इसके बाप के ऊपर में और इसके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया। इसका जो वीडियो वायरल हुआ है, 2976 से ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं, 2976, 3000 वीडियोज़, ठीक है। और 2 दिन पहले, जिस दिन ये भागा जर्मनी के लिए, उससे 2 दिन पहले, चुनाव से 2 दिन पहले इसके लिए वोट मांगने गए थे प्रधानमंत्री जी। तो यही चीज़ है आज का हेडलाइन, तो यही था। खैर छोड़िए, ये आपके पॉलिटिकल न्यूज़ है, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। देखिए एक छोटा सा केस स्टडी के लिए सिटी को याद रख सकते हैं, या फिर भारत में कौन सा सिटी है जहाँ पर सिलिकॉन वैली की तरह विकसित किया जाने की कोशिश की जा रही है। तो भारत में है, गुजरात का शहर कौन सा है? ढोलेरा सिटी नाम है उसका। ढोलेरा सिटी नाम है। क्या नाम है? ढोलेरा। ओके, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इसको सिलिकॉन चिप के निर्माण के तौर पर, हब के तौर पर विकसित किया जाए। दरअसल में ताइवान में एक सिटी है जिसका नाम क्या है? हिसिंचू नाम है उसका। देखिए प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन यही नाम है इसका। ये ताइवान के कैपिटल से दूर एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक शहर है, जिसका ताइवान के जीडीपी में, आप ज़रा सोचिए, एक छोटा सा शहर का योगदान 6 से 12% के आसपास में उसका ताइवान के जीडीपी में योगदान है। ताइवान दुनिया के 90% सेमीकंडक्टर चिप का एक्सपोर्ट करता है, ये आपको पता होगा। भारत जो कोशिश कर रहा है वो इसी सिटी के तौर पर ढोलेरा को, या भारत में अलग अलग सिटी को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। इस छोटे से सिटी में करीब में माना जा रहा है कि 5 से 6 फैब लैब स्थापित हैं। फैब लैब क्या होता है? सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण जहाँ पर किया जाता है उसको फैब लैब कहा जाता है। वो लैब बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण होते हैं, और इस लैब को ही बनाना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि इस लैब को बनाने की तकनीक भी सभी देशों के पास में नहीं है। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास इस लैब को बनाने की तकनीक है। फैब लैब उसको कहा जाता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा इस सिटी के बारे में। इसी सिटी के तौर पर भारत में ढोलेरा को विकसित करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया? कौन सा सिटी? ढोलेरा, गुजरात में। इसके साथ साथ ये जो ताइवान है,
इसके कंपनियों को हमने प्रोत्साहित किया कि भाई भारत आकर आप हमें चिप निर्माण में मदद कीजिए। आपको कुछ दिन पहले मैंने एक बयान सुनवाया था ताइवान के एक मंत्री जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में चिप निर्माण हो सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ कंसर्न जाहिर किए थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारे पास एक्सपीरियंस इंजीनियर की कमी है इस क्षेत्र में, जो हैं भी वो विदेश में काम करते हैं, दूसरे कंपनियों में काम करते हैं। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट का लाल फीताशाही हद से ज़्यादा है, जिसके कारण से बहुत सारी क्लियरेंस और बहुत सारी दिक्कतें सामना करना पड़ता है। तीसरा क्या है, एक्सपोर्ट को लेकर इन्होंने दिक्कत जताई थी कि एक्सपोर्ट यहाँ पर से कम हो रहा है इन चीज़ों का। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग अपने यहाँ पर कम है, अपने यहाँ पर असेंबली उद्योग है। क्या है? असेंबलिंग का उद्योग है। असेंबल का मतलब बैटरी कहीं और से ले आओ, स्क्रीन कहीं और से ले आओ, चिप कहीं और से ले आओ, उन सबको जोड़कर फ़ोन बना लो। तो भारत में फ़ोन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। आपको पता होगा कि दुनिया में फ़ोन प्रमुख निर्माताओं में हम आ गए हैं, लेकिन अपने यहाँ पर असेंबल होता है, बनता नहीं है। पार्ट्स अभी भी चाइना, ताइवान और सिंगापुर, वियतनाम, इन्हीं सभी जगहों से आते हैं। ओके, तो कुछ कमियां हैं अभी अपने यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे प्रयास ज़रूर किया जा रही है। आपको मानना पड़ेगा कि वर्तमान की जो भारत सरकार है, इसने सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को लेकर वाकई बहुत प्रयास किया है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए वाकई बहुत प्रयास किया है। 2014 के पश्चात जब मोदी जी की पहली सरकार बनी थी, तो उन्होंने एक योजना चलाई थी, कौन सी? मेक इन इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको हमेशा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। पहले कौन सी योजना चलाई गई थी? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। लेकिन ये रिजल्ट तो इसका मिला, लेकिन मन मुताबिक रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया। तो हमने फिर क्या योजना शुरू की? PLI योजना शुरू की थी, जिसके बारे में आपसे पीटी में पूछा भी गया था। तो PLI स्कीम भी हमने किसके लिए शुरू की? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही बढ़ाने के लिए शुरू की। मेक इन इंडिया के तहत में बहुत ही बृहद आकार है उसका, उसमें बहुत सारे उद्योगों को शामिल किया गया है। लेकिन PLI स्कीम जो है, इसमें खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी हार्डवेयर के उद्योगों को शामिल किया गया है। हम सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड लीडर हैं, लेकिन हार्डवेयर में अभी भी हम पिछड़ रहे हैं। अपने यहाँ पर फ़ोन का तो भारत की कोई बड़ी कंपनी है ही नहीं। एक माइक्रोमैक्स खड़ी होना चाह रही थी, लेकिन वो भी फिर से गिर गई, नहीं हो पाई वो। तो ये सभी जो कंपनियां हैं भारत में, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर बहुत ही कमज़ोर है। इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम लाई गई और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित बाकी सभी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया स्कीम लाई गई थी। ये ध्यान में रहेगा आपको। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट ने कल सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा था? अभी आर्टिकल पर चलेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले सुन लीजिएगा। एक सवाल बड़ा ही सुंदर सा पूछा था कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ क्यों है। आपको पता है कि भारत की GDP बहुत तेज़ी गति से बढ़ रही है, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन जॉब क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को? जॉबलेस ग्रोथ क्यों है भारत में? कभी आपने सोचा है? मिल रहा है जॉब, लेकिन सीमित क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अपने यहाँ पर मुख्य रूप से जो इकॉनमी बढ़ रहा है वो IT में बढ़ रहा है, और तृतीय सेक्टर जो है, थर्ड जो सेक्टर होता है, उसमें बढ़ रहा है। तो आपको पता होगा कि जो तृतीय क्षेत्र होता है, जो टर्सरी सेक्टर होता है, उसमें क्या होता है, जॉब क्रिएशन कम होते हैं। जॉब क्रिएशन किस में सबसे ज़्यादा होता है? वो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में होता है। लेकिन अपने यहाँ पर दोनों जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हैं, इनका जो ग्रोथ रेट है और इनमें जो हमारा योगदान है, इनका जो हमारा इकोनॉमी में योगदान है, वो बहुत ही कम है। 60% ज़्यादा योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है। तो इसलिए उसमें पैसा तो खूब है, लेकिन जॉब क्रिएशन बहुत ही कम होता है। ऑटोमेशन हद से ज़्यादा होता है टर्सरी सेक्टर में, जबकि सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर में जहाँ पर जॉब क्रिएट होता है, उसका ग्रोथ रेट अभी भी कम है भारत में। तो ये एक सबसे बड़ा कारण क्या है, जॉबलेस ग्रोथ का भारत में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आसान भाषा में और क्या हो सकता है। चलिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तो आपको पता होगा, ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ। वैसे चौथा सेक्टर भी होता है, पाँचवा भी होता है, छठा भी होता है, लेकिन आपको 3 तो पता होगा, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आर्टिकल क्या है आज का? 2024 के चुनाव में क्या क्या नहीं देख सकते हैं आप? सब कुछ देख सकते हैं, जो आज तक कभी घटित नहीं हुआ, सब कुछ घटित हो रहा है। बिना किसी विपक्ष के चुनाव जीतना भी पहली बार, मैंने तो कम से कम पहली बार ही देखा है कि भाई विपक्षी जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन ही वापस ले लिया। तो जो पक्ष की पार्टी है उसको जीत दे दिया गया, भाई जीत गए आप, है ना। यह एडिटोरियल द हिंदू में प्रकाशित, जो द हिंदू में आया था, कब आया था भाई? 26 तारीख को आया था। गुजरात के सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल भाजपा के उम्मीदवार या अभ्यर्थी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
क्यों? क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यह निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति तब बनती है जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में अन्य सभी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लें या अयोग्य घोषित कर दिए जाएं, जिससे मैदान में केवल एक ही उम्मीदवार रह जाए। एक ही आदमी दौड़ा और वो जीत गया रेस। बताइए, ये चुनाव होता है क्या? क्या आपको लगता है कि सच में सूरत में सभी के सभी चाहते होंगे कि केवल और केवल भाजपा ही जीते? किसी पार्टी पर नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इसमें क्या है ये? जब ऐसा परिदृश्य उत्पन्न होता है तब औपचारिक रूप से निर्वाचन कराने की आवश्यकता के बिना ही उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। यहाँ एक विजेता तो होता है लेकिन कोई पराजित पक्ष नहीं होता। यहाँ केवल वही होते हैं जिन्होंने नियमों के तहत मैदान से बाहर कर दिया गया और जिन्हें स्वेच्छाया अपने नाम वापस लेने का निर्णय लिया। ओके, निर्वाचन संबंधी कानून और व्यवहारों के मौजूद प्रावधान में निर्विरोध निर्वाचन होना पूर्णतः वैध है। इसमें कोई अवैध चीज़ नहीं है। इथिकली मोरली देखेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें गलत दिखेगा। कानूनन कोई भी खराब नहीं है। कोई व्यक्ति लोगों द्वारा उसे निर्वाचित किए जाने के बिना ही सबसे बेहतर प्रतिनिधि के रूप में उभरता है, क्योंकि मतपथ पर वही एकमात्र विकल्प होता है। यह अपेक्षित प्रयास के बिना ही कुछ हासिल कर लेने जैसा है। अब तक कम से कम 35 उम्मीदवार ऐसे रहे हैं जो लोकसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनमें से अधिकांशतः मामले स्वतंत्रता के बाद आरंभिक 2 दशक में सामने आए, जबकि निर्विरोध निर्वाचित होने का पिछला मामला 2012 में आया था। उसके पश्चात अभी सूरत में अभी आया है 2023 में 24 में। अब अगला इससे जुड़ा हुआ कुछ नियम कानून कायदा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आए तो भी छोड़ दीजिएगा कि आपको नियम कानून कायदा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेरा कर्तव्य होता है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा ही। उसके पश्चात हम लोग वर्तमान के मुद्दे पर चलेंगे। निर्वाचन के संचालन नियम 1961 के नियम 11 में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर आरओ जो होते हैं वो निर्वाचन, ये आरओ वो अलग होते हैं और वो आरओ वाले अलग होते हैं। ये रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों की सूची के तैयार करने के पश्चात तुरंत उस सूची की एक प्रति अपने कार्यालय में, जैसे मान लीजिए कोई एक संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से कौन कौन अभ्यर्थी हैं उसका सूची अपने कार्यालय में आरओ जो है रिटर्निंग ऑफिसर वो लगा देगा। इतना समझ में आ गया आपको? वही लिखा हुआ है यहाँ पर। और जहाँ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या बराबर या उससे कम हो, वहाँ यह सूची लगवाने के ठीक पश्चात धारा 53 की यथास्थिति उपधारा 2 या 3 के अधीन निर्वाचन का परिणाम प्रारूप 21 या 21B तक में किसी भी एक प्रारूप में जो समुचित हो घोषित करा जाएगा। यानी कि जो आपने सूची लगाई है, जो जीतेगा उसके परिणाम की घोषणा भी यहीं पर की जाएगी। इतना बस ध्यान में रखिए। अभी आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसका मुख्य रूप से काम होता है। हर संसदीय क्षेत्र के हिसाब से रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं। निर्वाचन का संचालन नियम 1961 क्या है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। असहित निर्वाचन की लोक सूचना जो धारा 31 में निर्दिष्ट है प्रारूप 1 में ही होगी और निर्वाचन आयोग के किन्हीं निर्देशों अध्याधीन रहते हुए रीति से प्रकाशित की जाएगी, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर ठीक समझता। असहित का मतलब होता है इंटेंडेड। जो इंटेंडेड निर्वाचन की लोक सूचना होगी, पब्लिक के लिए सूचना होगी, उसको रिटर्निंग ऑफिसर प्रकाशित करेगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, ये इतना कॉम्प्लेक्स शब्द में लिखा हुआ है। नामांकन पत्र या नाम निर्देशित पत्र, हर नाम निर्देशित पत्र जो धारा 33 को धारा 1 के अधीन उपस्थित किया गया है 2A से 2E तक के प्रारूपों में ऐसे प्रारूप में पूरा किया जाएगा जैसे समुचित हो। ये इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है 1961 का लॉ है, उसके अलग अलग प्रावधान हैं। पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए, लेकिन याद नहीं रखना है इसको, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। और अगला देखिए क्या है कि नामांकन पत्र देते समय फाइल किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप, जो नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है उस समय भी शपथ का प्रारूप होता है, वो भी किसके सामने करना पड़ता है? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो उस जिला के इलेक्शन के लिए ऑफिसर होते हैं, उन्हीं के समक्ष करना पड़ता है। संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन के लिए प्रतीक जो निर्वाचन के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं वो भी चुनाव आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये कुछ कानून है, कंडक्ट हैं चुनाव आयोग के चुनाव कराने से संबंधित। ठीक है, जो सभी जगहों पर, चाहे वो संसद का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लागू होते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्या है, वर्तमान का मामला क्या है। विरोधी दल के उम्मीदवार के नामांकन का विरोध। इस मामले में सूरत निर्वाचन क्षेत्र के विपक्षी दल के उम्मीदवार ने नामांकन पत्रों के 3 सेट फाइल किए थे। इन तीनों नामांकन पत्रों के प्रस्तावकों में उनका बहनोई भतीजा और कारोबारी साझेदार शामिल थे। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता ने विपक्षी उम्मीदवार के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया उसके प्रस्तावकों का हस्ताक्षर जाली हैं और उसके पश्चात से क्या हुआ, नामांकन पत्रों की अस्वीकृति कर दी गई। आरोप को उन प्रस्तावकों से भी हलफनामे प्राप्त हुए जहां दावा किया गया कि उन्होंने उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
आपको पता है कि प्रस्तावक चाहिए होता है। जैसे जैसे मान लीजिए आपका नाम ए है, आपको चुनाव में खड़ा होना है, तो जब तक कुछ लोग आपके पीछे आकर प्रस्तावक के तौर पर नहीं आएंगे और वो मजिस्ट्रेट के सामने में साइन नहीं करेंगे, तब तक आपका नामांकन जो है वो सही नहीं माना जाएगा। तब तक आपका नामांकन हो ही नहीं सकता। यानी कि कुछ लोग चाहिए जो ये बोले कि हाँ, ये जो है ये उम्मीदवार है, इसके हम प्रस्तावक हैं, हम इसके नाम को आगे रख रहे हैं। अब इन लोगों ने साइन किया, उसके पश्चात से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करता है, इस नामांकन को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर यहाँ पर यह बोल दिया जाए कि ये जो साइन किया हुआ है ये फर्जी साइन है, ये फर्जी साइन है, वास्तविक लोगों ने साइन किया ही नहीं। अब जिनका फर्जी साइन किया गया उन लोगों ने भी बोला कि हाँ, ये हमने साइन नहीं किया है, ये फर्जी साइन है। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपका कोई प्रस्तावक है ही नहीं, यानी कि आपका चुनाव का नामांकन जो है वो रद्द किया जा सकता है। अब आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि क्या है ये केस पूरा। आरोप उन प्रस्तावकों से भी हलफनामा प्राप्त हुए हैं जहां दावा किया गया, जिनके लिए दावा किया गया था कि भाई इन लोगों ने क्या किया था, साइन किया था। जताई गई आपत्तियों पर उम्मीदवार से 1 दिन के भीतर जवाब स्पष्टीकरण की मांग की गई। चूंकि निर्धारक समय सीमा के भीतर प्रस्तावकों को समीक्षा के लिए आरोप के समक्ष पेश नहीं किया गया, इसलिए उसके नामांकन पत्रों को तीनों सेट खारिज कर दिया गया। किसके द्वारा, ऑफिसर के द्वारा उन्होंने क्या किया, नामांकन को खारिज कर दिया। जो उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से खड़ा हुआ था उसने अपने प्रस्तावकों से साइन ही नहीं लिया था, जबकि प्रस्तावकों का साइन अनिवार्य होता है। ओके। रिटर्निंग ऑफिसर किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष में निर्वाचन के संचालन निगरानी के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत ही शानदार सा पद होता है रिटर्निंग ऑफिसर का, बहुत ही पावरफुल होता है। उनके कर्तव्य उम्मीदवारों से नामांकन स्वीकार करना, नामांकन पत्रों की जांच करना, उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित करना, मतदान प्रक्रिया का संचालन करना, मतों की गिनती कराना शामिल होता है। ये सब किसका काम होता है, रिटर्निंग ऑफिसर का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आरओज यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्वाचन उचित और निष्पक्ष तरीके से विधि के अनुरूप आयोजित किए जाएं। अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भी खारिज। निर्वाचन नियम किसी राजनीतिक दल द्वारा स्थान पर उम्मीदवार खड़ा करने की अनुमति देते हैं यदि मूल उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो जाता है तथा इस स्थान पर उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जा सकता है। इस मामले में विपक्षी दल ने अपना स्थान पर उम्मीदवार खड़ा किया था। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए जो हैं, अभी मैंने बताया कि मिस्टर ए जो हैं ये चुनाव लड़ने गए सूरत से। अब इसके साथ साथ कुछ और लोगों का नाम दिए जाते हैं कि मान लीजिए इसका खारिज हो जाता है तो ये बी लड़ेगा या सी लड़ेगा चुनाव, लेकिन इन सब ने फर्जी हस्ताक्षर दिया था, फर्जी हस्ताक्षर लगाए थे। अब आप एक सोचने वाली बात ये है कि क्या एक साथ इतने सारे लोग फर्जी हस्ताक्षर ही लगाएंगे या पर्दे का पीछे का गेम कुछ और है, सूरत की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हालांकि इस स्थान पर उम्मीदवारों का नामांकन भी खारिज कर दिया गया क्योंकि इनके भी प्रस्तावकों का हस्ताक्षर असली नहीं थे। सोचिए कोई संसद के चुनाव लड़ने जा रहा है, आपको लगता है कि वो प्रस्तावक का हस्ताक्षर नकली लगाएगा, और सब के सब नकली ही लगाएंगे जानबूझकर, है ना, जिससे सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों को विजेता घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। भारत में नामांकन संबंधी कानून कौन सा है, तो आरपीए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट जो है 1951, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। आपको चुनाव संबंधी कोई नियम पढ़ना हो तो ये पढ़कर जरूर जाइएगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर 2 साल 3 साल में एक आध सवाल इससे टकरा जाते हैं, और या तो फिर इनडायरेक्टली तरीके से पूछेगा तो उसमें आपको इसका रेफरेंस लेकर लिखना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत में चैप्टर है, पीछे के भाग से देखेंगे तो आपको इस तरह के चैप्टर मिलेंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33 में विधि मान्य नाम निर्देश या नामांकन की शर्तें शामिल हैं। अधिनियम के अनुसार 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निर्वाचक भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ये यूपीएससी का सवाल है, 25 वर्ष से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए उसकी, जबकि यूपीएससी ने क्या दिया था कि चुनाव में मत करने योग्य कोई भी आदमी चुनाव में खड़े हो सकते हैं। आपको सुनने में तो लग रहा होगा कि बिल्कुल सही कह रहा है, मतदान तो 19 वर्ष का आदमी भी कर सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष का आपको लोकसभा का होना चाहिए। आप मुझे ये बताएंगे कि राज्यसभा के चुनाव के लिए कितने वर्ष का होना चाहिए और पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए कितने वर्ष का आपको होना चाहिए। ये 2 चीज़ आप मुझे बताएंगे, दोनों अलग है गुरु, है ना।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रस्तावक, हालांकि उम्मीदवारों के प्रस्तावकों को उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए जहां नामांकन दाखिल किया जा रहा है। किसी मान्यता प्राप्त दल, राष्ट्रीय, राज्य के मामले में उम्मीदवार के पास एक प्रस्तावक का होना आवश्यक है। जो प्रस्तावक हैं, जिन्होंने किसी के नाम को आगे बढ़ाया है, वो उसी निर्वाचन क्षेत्र से होना चाहिए। लेकिन जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वो जरूरी नहीं है कि उस निर्वाचन क्षेत्र से होना चाहिए। मोदी जी गुजरात के हैं, वोटिंग गुजरात में करते हैं, लेकिन बनारस से चुनाव लड़ते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन मोदी जी का जो प्रस्तावक होगा ना बनारस में, वो उनके उसी बनारस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। प्रस्तावक कौन होते हैं? मोदी जी का नाम आगे करने वाले 10, 20, 50, 60 जितने भी लोग डिसाइड किए जाते हैं, वो प्रस्तावक होते हैं। ठीक है। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रस्तावक। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल खरे के एक उम्मीदवार के निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों का होना आवश्यक है। एक उम्मीदवार अलग अलग प्रस्तावकों के समर्थन के साथ अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। इसका उद्देश्य है किसी उम्मीदवार के नामांकन की स्वीकृति अधिकतम संभव बनाना, जहां 4 में से कोई भी एक व्यवस्थित होने के लिए स्वीकृत हो जाए। नामांकन पत्रों की समीक्षा। आरपीए की धारा 36 रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्रों की समीक्षा के संबंध में कानूनी निर्देश करता है, लेकिन यह प्रावधान है कि आरओ किसी एक ऐसी त्रुटि के लिए किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो सारवान प्रकृति की नहीं है। मतलब छोटी मोटी गलतियां हैं तो उसको इग्नोर करके आरओ जो है वो स्वीकृत कर लेगा। हालांकि यह निर्देश करता है कि उम्मीदवार या प्रस्तावक हस्ताक्षर का असली नहीं होना अस्वीकृति का आधार है। अगर आपके हस्ताक्षर ही असली नहीं है तो अस्वीकृति तो होगा ही। अब अगला क्या है कि भाई इससे क्या नुकसान हो सकता है? तो देखिए, इससे नुकसान ये होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको वोट नहीं देना चाह रहे होंगे, उनका वोट तक दर्ज नहीं हुआ। सोचिएगा ज़रा, तो उनका वोट तक दर्ज नहीं हुआ, वो अपनी असहमति तक दर्ज नहीं करवा पाए। लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको लेकर थोड़ी सी संदेह रहेगी। लोकतंत्र विकृति आ सकती है इस चीज़ से। तो ये कुछ इसको लेकर चुनौतियां हैं जिसका आप ध्यान में रखेंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक बड़ा ही अद्भुत सा है और 2024 ईस्वी में 2023 ईस्वी में हम इस तरह की चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी आश्चर्य की चीज़ है। सोचिए ज़रा कि 5000 के करीब में भारतीय लोगों को, क्या है एक पूरा केस मैं समझाता हूँ। 5000 से अधिक भारतीय लोगों को कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का, आसियान का सबसे घटिया और सबसे गरीब देश है। मतलब एक बिहार की इकॉनमी से भी घटिया तो है वो। अपने बिहार की इकॉनमी अच्छी है, उसके तुलना में लाख गुना अच्छी है। कंबोडिया एक देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, सबसे गरीब और सबसे भ्रष्ट देशों में इसका नाम आता है। कोकीन और इन सब चीज़ों के लिए फेमस है ये। इस देश में 5000 भारतीय लोगों को बुलाया गया नौकरी का झांसा देकर। किस चीज़ का? नौकरी का झांसा देकर इन सभी को वहाँ पर बुलाया गया और इनको साइबर फ्रॉड करने के लिए उपयोग किया गया। ये अपने रिलेटिव को फ़ोन करते थे या इनके रिलेटिव को फ़ोन किया जाता था कि आपके द्वारा जो व्यक्ति भेजा गया है उसको पैसे की ज़रूरत है, या इस तरह का फ्रॉड साइबर कॉल करके 5000 करोड़ से 500 करोड़ के आसपास, देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 5000 इंडियन को फंसाया गया और 500 करोड़ से ज़्यादा का साइबर फ्रॉड किया गया है। 500 करोड़ से ज़्यादा का साइबर फ्रॉड किया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय सिम वहाँ पर एक्टिवेट पाए गए हैं कंबोडिया में। वहाँ से भारतीय सिम के बारे में जानकारी लेकर भारत के लोगों को फ्रॉड किया जा रहा है, शिकार बनाया जा रहा है। इसी को लेकर अजय भल्ला जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बैठक की है अलग अलग एजेंसियों के साथ में मिलकर, कस्टम से लेकर और जो नौकरी वाली डिपार्टमेंट होती है उनसे लेकर, सीबीआई से लेकर, बैंकों को भी इन्होंने बुलाया था कि आओ बैठकर बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं और हमारे देश के युवाओं को कोई बहला फुसला कर अपने यहाँ पर बुला लेता है और उससे साइबर फ्रॉड करवाता है और बहुत ही गंदी स्थिति में इनको रखा हुआ है। अब वहाँ से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में वहाँ का निकाल के ले आएँ। लेकिन सोचिए ज़रा, अपने बगल में एक छोटा सा देश है जो भारतीयों को इतना आसान निशाना कैसे बना पा रहा है जॉब के नाम पर। क्यों? क्योंकि अपने देश में अपॉर्चुनिटी कम हो रही है सामान्य लोगों के लिए। तो साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। और इसमें जो लोग शामिल हैं जिनको नौकरी के लिए बहलाया फुसलाया गया था पहले और वहाँ पर ले जाकर उनसे साइबर फ्रॉड करवाया जा रहा है, वो दक्षिण भारत के ज़्यादा लोग हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा इसके बारे में, न्यूज़ में कहीं पर नहीं आया था डिटेल में। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया में छपा भी है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपे भी हैं, लेकिन बाकी कहीं पर नहीं छपा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। विश्व के लोगों की बातचीत हो रही कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सिम वहाँ पर एक्टिवेटेड पाए गए हैं और वो पैसा लेकर भारत के ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, फिर उससे निकाल लेते थे वो लोग वहाँ पर।
500 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है। इसके बारे में ध्यान में रखिएगा, ये साइबर फ्रॉड का बहुत ही बड़ा केस हो सकता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या, एक बड़ा सा अद्भुत सा केस आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने में, और ये दोनों न्यूज़पेपर का मैंने लिया है, द हिंदू का भी मैंने लिया है और इंडियन एक्सप्रेस का भी लिया है। यहाँ पर देखिए एक शानदार सा लाइन लिखा हो। दरअसल में केस क्या है मैं समझा देता हूँ। एक महिला है, मुस्लिम महिला है, जिन्होंने बोला है कि मैंने अपना धर्म छोड़ दिया है। क्या बोला उन्होंने? मैंने अपना धर्म छोड़ दिया है, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। तो क्या मेरे ऊपर में शरिया लॉ लागू होगा? मैं शरिया को क्यों मानूँ? मैं इस देश का जो सेकुलर कानून है, जिसमें किसी धार्मिक कानून का हस्तक्षेप नहीं है, मैं उसके तहत शासित क्यों नहीं हूँ? मैं शरिया कानून या किसी भी धार्मिक कानून के तहत मैं शासित क्यों हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसने सुप्रीम कोर्ट ने केरल गवर्नमेंट को और सेंट्रल को बोला है कि भाई साहब आके जवाब दो इसका कि क्या करना चाहिए। यही पूरा कानून है, यही पूरा मामला है। अब क्या देखिए, यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सा लाइन लिखा हुआ है जिससे आपका एग्जामिनेशन सवाल पूछ सकता है कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट इंक्लूड द राइट टू बिलीव और नॉट टू बिलीव। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत में आपको किसी धर्म में मान्यता रखने का विश्वास करने की भी आस्था है और अविश्वास की भी आस्था है। कि मान लीजिए आप किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, जिस प्रकार से आप किसी धर्म में विश्वास करते हैं तो वो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, उसी प्रकार से किसी धर्म में विश्वास नहीं करना ये भी धार्मिक स्वतंत्रता है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। आजकल में कुछ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति बोले कि मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। तमिलनाडु का एक शानदार सा केस आया था जिसमें एक लड़की ने खुद को बुलवाया था कि मैं प्योर घोषित क्या हूँ तो नास्तिक हूँ, मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती हूँ। तो ये भी उसकी धार्मिक स्वतंत्रता के तहत ही है। ठीक है, देखिए उन महिला ने बोला कि मैं इस देश में जो शरिया एक्ट 1937, अब शरिया क्या है? इस्लामिक कानून पर आधारित ये कानून है जिसके आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, अपने देश से पता ही है आपको, सिविल मामलों में धार्मिक कानून लागू हैं। सिविल मामलों में धार्मिक कानून लागू हैं। मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ है जो शरिया पर आधारित है, शरिया पता ही होगा आपको। और जो हिंदुओं के लिए है वो मिताक्षरा पर आधारित है, भारत में कानून मिताक्षरा। ठीक है, तो ये अलग अलग धर्म के हिसाब से कानून है। पारसियों के लिए भी अलग हैं। हिंदुइज्म में बौद्ध और जैन भी शामिल होते हैं, सिख भी शामिल होते हैं। मुस्लिम हैं। तो उस लड़की ने डाला है पिटीशन, अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया है। और ये जो पिटिशनर है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर साफिया एम इनका नाम है, साफिया एम इनका नाम है। केरल के रहने वाली हैं ये, और इन्होंने ही पिटीशन डाला था। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या होता है इसको ज़रा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, किस प्रकार से अपने देश में दिया गया है, और कब कब किस किस एक्ट के द्वारा इसको और भी ज़्यादा मजबूत किया गया है। ओके, एक छोटा सा फैक्ट और है यहाँ पर कि सबरीमाला केस आपको याद होगा। सबरीमाला मंदिर है केरल में, वहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को लेकर एक आंदोलन भी चला था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था कि महिलाओं का प्रवेश वहाँ पर अनिवार्य होगा। तो उसी पिटीशन में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि आर्टिकल 25 के तहत में किसी धर्म को मानने का भी अधिकार स्वतंत्रता मिला हुआ है और किसी धर्म में विश्वास नहीं करने की भी स्वतंत्रता मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा सबरीमाला केस को। सबरीमाला केस के बारे में आपको पता होगा कि वहाँ पर महिलाओं के 13 से लेकर 49 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया था। इससे कम उम्र और इससे ज़्यादा उम्र की महिलाएं जो होती है वहाँ पर प्रवेश कर सकती हैं। सामान्य तौर पर माना जाता है कि जो मासिक उनका साइकिल चलता है महिलाओं का, तो जिन भी महिलाओं का एक्टिव होता है उनको यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। विवाहित या अविवाहित दोनों ही हो सकते हैं। तो सबरीमाला का केस वही था। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये स्वतंत्रता का अधिकार के खिलाफ है, यहाँ पर सभी का प्रवेश होना चाहिए। सबरीमाला केस पता होगा 2018-19 के आसपास काफ़ी चर्चा में रहा था। धार्मिक स्वतंत्रता का एक शानदार, अभी के हाल फिलहाल वर्षों में वही सबसे शानदार उदाहरण था। तो चलते हैं, देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, किस प्रकार से भारत में आर्टिकल हैं और कौन कौन से केस हैं उससे रिलेटेड, इसको ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता भारत के संविधान में दिया गया है। भारत का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में अंतर एक बार यूपीएससी मेंस से पूछा गया था कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसमें क्या डिफरेंस है, यही पूछा गया था यूपीएससी मेंस में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 150 शब्दों में लिखना था। तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जो होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये चीज़, इसीलिए वहाँ पढ़ना चाहिए। अब सुनिए, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों से समान दूरी को लेकर है, कि सभी धर्मों से समान दूरी है। इसीलिए फ्रांस में पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनना बैन किया जा सकता है। फ्रांस में आप सड़क पर धार्मिक यात्राएं नहीं कर सकते हैं।
जैसे भारत में आप गणपति लेकर निकल जाते हैं या फिर आप तजिया लेकर निकल जाते हैं, है ना, सड़क पर नमाज भी पढ़ लेते हैं, सड़क पर दुर्गा पंडाल भी लगा लेते हैं। ये चीज़ें पश्चिमी देश में अलाउ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टेट जो बोलता है, स्टेट क्या बोलता है? स्टेट बोलता है कि हमें किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं, सभी धर्मों से समान दूरी, समान दूरी, समान दूरी। जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत का धर्मनिरपेक्षता है, सब भारत का धर्मनिरपेक्षता है कि ये धर्म है और ये राज्य है, ये राज्य है, ये धर्म है और राज्य है। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान, ये है दोनों में डिफरेंस। ये बेसिक अंतर है, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? भारत में धार्मिक मामलों में सामान्य तौर पर राज्य जो है वो हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन समान कम्युनिटी, समुदाय की भलाई के लिए, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए भारत सरकार धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकती है। जिसका उदाहरण कौन सा हो सकता है? जिसका उदाहरण था कि भाई भारत में ट्रिपल तलाक को बैन करना, ये उसका उदाहरण था। महिलाओं का मंदिर में प्रवेश, ये उसका उदाहरण है। और जो धार्मिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर सभी जाति, सभी समूहों के लोगों का प्रवेश, ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भारत सरकार करती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यानी कि भारत में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान की बात की गई है, जबकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या होता है? सभी धर्मों से समान रूप से दूरी, ये डिफरेंस होता है। ओके, अब इसी के तहत मैं एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि भारत में पहले कुछ साल 2018 के आसपास से फैसला आया है, जिसमें क्या था? पहले हज सब्सिडी दी जाती थी। हज को लेकर भारत सरकार सब्सिडी पर पैसे खर्च करती थी, हज पर जाने वाले लोगों को सपोर्ट करती थी, कई बार सब्सिडी देती थी। लेकिन इसको किस लिए बैन कर दिया गया? क्योंकि ये भारत सरकार के किसी धर्म के मामले में, विशेष रूप से भारत के लोगों के द्वारा जमा किए गए कर का किसी भी धार्मिक चीज़ के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है। भारत के लोगों के द्वारा जमा किए किसी भी कर का किसी भी धार्मिक प्रयोजन के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हज यात्रा पर जो सब्सिडी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए आप सुनते होंगे कि भारत सरकार ने राम मंदिर निर्माण में 1 रुपया भी नहीं दिया, यूपी गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी नहीं दिया। क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि टैक्स के पैसे के कभी भी मंदिर मस्जिद के निर्माण में, धार्मिक क्रियाकलाप में खर्च नहीं किया जा सकता। हाँ, खर्च कहाँ पर किया जा सकता है? कॉरिडोर बनाने में। जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर पर खर्च क्यों किया गया? क्योंकि पर्यटन था उद्देश्य, धर्म से ज़्यादा पर्यटन था उद्देश्य। पर्यटन उद्देश्य करके वहाँ पर सरकार खर्चे करती है। महाकाल कॉरिडोर आपने सुना होगा, लेकिन है तो धार्मिक पर्पस, लेकिन वहाँ पर्यटन बोल के खर्च किया जाता है कि हम गवर्नमेंट के पैसे को, सरकार के पैसे को, टैक्स के पैसे को धार्मिक उद्देश्यों से खर्च नहीं कर सकते हैं। इसी का एक और उदाहरण होता है सरकार का सभी धर्मों से समान रूप से सम्मान का, कि सरकारी कोई भी, गवर्नमेंट का अगर कोई भी स्कूल कॉलेज है तो वहाँ पर धर्म पर आधारित जो लेक्चर्स होते हैं वो आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। फिलॉसफी हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है, फिलॉसफी हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। धार्मिक चीज़ों का बढ़ावा वहाँ पर नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता, सरकार के खर्चे से बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। अब आपको समझ में आया होगा काफ़ी कुछ चीज़ें। चलिए पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। जो धर्म आपके जन्म से पहले से और मरने के बाद तक आपके साथ बंधा हुआ रहता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। धर्म ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आप जन्म लेते हैं उससे पहले के लेकर और जब आप मर जाते हैं तो उसके बाद तक आपसे बंधा हुआ रहता है। प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी पसंद के धर्म का प्रचार प्रसार अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र है। यह सरकार के हस्तक्षेप के भय के बिना सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार अवसर प्रदान करता है। साथ ही राज्य द्वारा यानी स्टेट द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका अभ्यास करे। आवश्यकता क्या है? भारत विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है। और प्यू रिसर्च सेंटर के 2021 का अनुसार 4,46,41,403 ऐसे लोग हैं जो 6 प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, बौद्ध, सिख धर्म और ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्मों का पालन करते हैं। ये जो 6 प्रमुख धर्म हैं, इसके अलावा अन्य धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए इतनी विविधतापूर्ण आबादी के साथ विभिन्न धर्मों और विश्वासों का पालन करते हुए प्रत्येक धर्म के आस्था के संबंध में अधिकारों की रक्षा उन्हें सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि भारत वो समुद्र है जहाँ पर सभी आकर समाहित हो गए और घुल मिल ऐसे गए कि पता ही नहीं चलता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? 1976-42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। लेकिन अब यहीं पर रुक जाइए जरा सा, सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 1976 से पहले भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था? सोचिए जरा, सोचना चाहिए गुरु। क्या भारत का संविधान 1976 से पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था? क्या भारत का संविधान 1976 से पहले सामाजिक नहीं था? बिल्कुल था।
प्रस्तावना में केवल शब्द जोड़ा गया। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन से धार्मिक स्वतंत्रता वाले जो मूल अधिकार हैं वो लागू थे, बस प्रस्तावना में हमने नहीं जोड़ा था धर्मनिरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द। तो ये कब जोड़ा गया? 1976 में। लेकिन भारत का संविधान 1976 सेकुलर नहीं हुआ है। भारत का संविधान सेकुलर जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से था। ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते इसका कोई राज्य धर्म नहीं है, जिसका अर्थ है किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करता है, लेकिन सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य 1975 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ न तो ईश्वर विरोधी है न ही ईश्वर का समर्थक है। सेकुलरिज्म का तात्पर्य न तो भगवान का विरोध करना ईश्वर विरोधी है, न तो ईश्वर का समर्थक है, न्यूट्रल कंडीशन है। यह सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के मामले में ईश्वर की अवधारणा को समाप्त करते हुए धर्म के आधार पर किसी को अलग नहीं किया जाएगा। राज्य के काम के मामले में धर्म को कहीं पर भी कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने बोला कि राजकार्य में मतलब कि प्रशासन में धार्मिक हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मौलवी जो थे ना उनको उसने ठिकाने लगा दीजिए? बताइए कौन सा ऐसा शासक था? सोचा है कभी आपने? वो था अलाउद्दीन खिलजी। उसने बोला था कि धर्म कर्म अपनी जगह पर है, प्रशासन अपनी जगह पर है। सारे जो उस समय के मुल्ला मौलवी थे उनको उसने ठिकाने लगा दिए थे। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। वैसे पोर्ट्रेट बहुत ही ख़राब किया जा सकता है, ख़राब है ही, वो ख़राब शासक था, क्रूर था, लेकिन शासन में उसने धर्म को जगह नहीं दी। ये भी उसकी बहुत बड़ी सच्चाई थी। अनुच्छेद 25 यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 26 यह धार्मिक मामलों को प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। 27 यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 28 यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। अगर आपके स्कूल कॉलेज में कोई धार्मिक पूजा हो रही, कोई क्रियाकलाप हो रहा है, तो आप वहाँ पर उपस्थित नहीं रह सकते, इसकी भी स्वतंत्रता होती है। आपसे ज़बरदस्ती करके उस धार्मिक क्रियाकलाप में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता के तहत में आता है। ओके। धर्मनिरपेक्ष बनाम भारत संयुक्त राष्ट्र भारत धर्म के प्रति तटस्थता और सकारात्मक भूमिका की धारणा का अनुसरण करता है। राज्य धार्मिक सुधार लागू कर सकता है, अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकता है, धार्मिक मामलों में नीतियों का निर्माण कर सकता है। अमेरिका धर्म के मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करता है। राज्य धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति इसीलिए कुरान पर हाथ रख के शपथ खा सकते हैं, जो ओथ लेते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर सभी धर्म समान दूरी है, लेकिन राष्ट्रपति का अपना धर्म होता है और उसको दिखाते भी हैं सभी जगहों पर। लेकिन भारत में कोई भारत का प्रधानमंत्री गीता पर या कुरान पर हाथ रख के शपथ नहीं खा सकता, ओथ नहीं ले सकता है। देखा हो आपने, जॉय बाइडेन ने बाइबल पर हाथ रख के ओथ लिया था। ये उनका प्रवृत्ति है, उनका सेकुलरिज्म है और अपना सेकुलरिज्म अलग है। धर्म की स्वतंत्रता पर प्रमुख न्यायिक घोषणाएं। बिजोई इमैनुअल बनाम अन्य केरल राज्य जो है, इस मामले में यहोवा के साक्षी संप्रदाय के 3 बच्चों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने यह दावा करते हुए राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया कि यह उनके विश्वास के सिद्धांत के खिलाफ है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह निष्कासन मौलिक अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है। राष्ट्रगान। आचार्य जगदीश्वर नंद बनाम पुलिस आयुक्त कलकत्ता। न्यायालय के निर्णय के अनुसार आनंद मार्ग कोई अलग धर्म नहीं है। आनंद मार्गी संप्रदाय आपने पढ़ा होगा, बल्कि एक धार्मिक संप्रदाय है। सार्वजनिक सड़कों पर तांडव का प्रदर्शन आनंद मार्ग का एक आवश्यक अभ्यास नहीं है, ऐसा सुनाया गया था फैसला। एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ 1994 का। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मस्जिद इस्लाम की एक आवश्यक प्रथा नहीं है। ठीक है, अतः एक मुसलमान खुले स्थान पर कहीं पर भी नमाज प्रार्थना कर सकता है। राजा बीरा किशोर बनाम उड़ीसा राज्य 1964। इसमें जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 की वैधता को चुनौती दी गई थी, क्योंकि इससे पुरी के मंदिर के मामलों प्रबंधन के प्रावधानों को इस आधार पर अधिनियमित किया गया था कि अनुच्छेद 26 का उल्लंघन था। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम केवल सेवा पूजना के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करता है, अतः यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं है। तो ये कुछ बड़े मामले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। फैक्ट भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट भी पूछा जा सकता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि इंडियन ओशियन जो है, हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर ये बहुत तेज़ी गति से गर्म हो रहा है। बहुत तेज़ गति है इसका गर्म होने का, जो रेशियो है, जो इसका दर है, वो बहुत ही तेज़ है इसका। तो यही बताया गया है कि स्टडी किया गया 1950 से 2020 के बीच के तापमान का स्टडी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो इसका टेम्परेचर है 1.7 डिग्री से 3.8 डिग्री तक बढ़ सकता है। 2100 ईस्वी तक हो सकता है ये।
और ये तापमान इतना ज़्यादा बढ़ना ये कहीं से भी सही नहीं होगा। किसको किसको नुकसान पहुंचाएगा? तो ये प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाएगा, और उसके अलावा केल्प वनों को नुकसान पहुंचाएगा। अब ये किस चिड़िया का नाम मैं ले रहा हूँ भाई? केल्प वन क्या होते हैं? क्या होता है केल्प वन? पता नहीं क्या होता है, देखेंगे क्या होता है। केल्प वन को समझेंगे क्या होता है। और इसमें बोला गया है कि इससे क्या होगा। अब ज़रा एक चीज़ मुझे बताइए, साइक्लोन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए भाई? तो 27 डिग्री सी से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए हमें। तो यानी कि तापमान अगर बढ़ेगा तो साइक्लोन क्या होंगे, ज़्यादा आएगा या कम आएगा? साइक्लोन ज़्यादा आएगा। इसके अलावा तापमान और बढ़ने से क्या होगा? क्या होगा सोचिए ज़रा। वाष्पीकरण हो सकता है, वाष्पीकरण होगा तेज़। वाष्पीकरण तेज़ होने से क्या होगा? खूब तेज़ वर्षा हमें देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी वर्षा की बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा क्या हो सकता है भाई? क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज जो है, ये बहुत तेज़ी गति से हमें देखने को मिलेगा। किसी भी मौसम में कभी भी वर्षा हो सकती है। अगर गर्म पानी आपके बगल में रखा रहेगा तो उसका तो भाप उड़ेगा ही ना, वाष्पीकरण तो होगा ही। वाष्पीकरण होगा तो संघनन होगा तो वर्षा होगी यानी बेमौसम बरसात हो सकती है। फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। ओवरऑल मानव को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सूखा क्षेत्रों को राहत भी मिल सकती है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ साइक्लोन बढ़ेंगे, प्रवालों को नुकसान पहुंचेगा, जीवों का पलायन हो सकता है। पलायन बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चूँकि दुनिया के सारे समुद्र जुड़े हुए हैं। अगर हिंद महासागर गर्म होगा तो यहाँ से जीव जंतु कहाँ बोलेंगे, चलो भाई चलते हैं यूरोप की यात्रा पर, वहाँ से घूम फिर के आते हैं, वहाँ ठंडा पानी है। तो यानी कि जीवों का पलायन भी हो सकता है हिंद महासागर से। जो जीव नहीं जा पाएंगे उनका नुकसान भी होगा। बड़े स्तर पर मछलियाँ प्रवास करती हैं, आपको पता होना चाहिए। और जंगल के जानवर जो होते हैं वो भी प्रवास करते हैं, जैसे हाथी। जिस मौसम में सूखा पड़ा है उनको पता होता है कहाँ पर जाएंगे तो जल की प्राप्ति होगी, वो अपने आप चले जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो जलीय जीव होते हैं ये भी प्रवास करते हैं और कुछ महीनों के लिए प्रवास पर जाते हैं कि चलो इस जगह से चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। उनके लिए भी घूमना फिरना ज़रूरी है। तो ये इसका प्रभाव मैंने आपको बताया है कि साइक्लोन बढ़ सकता है, वर्षा बिना मौसम की भी हो सकती है, तेज़ वर्षा हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? प्रवालों को नुकसान हो सकता है, केल्प वनों को नुकसान पहुंचता है। केल्प वन को ज़रा देख लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। केल्प वन नया टर्मिनोलॉजी है आपके लिए, वैसे तो बहुत चर्चा में रहता है लेकिन आपके लिए है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या है, देखिए हालिया अध्ययन से पता चला है केल्प वन जो होते हैं, देखिए कितना सुंदर सा उदाहरण है केल्प वन का। इसी प्रकार समुद्र के अंदर भी वन होते हैं। जिस प्रकार समुद्र के बाहर वन है ना पृथ्वी पर, उसी प्रकार समुद्र के अंदर भी वन होते हैं। ये केल्प वन जलवायु परिवर्तन कारण से कम हो रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में एक प्रमुख केल्प प्रजाति एक्लेनिया रेडिएटा जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, खासकर भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में। बढ़ते तापमान के कारण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया समुद्र तट पर प्रजातियों में गिरावट आ रही है। भविष्य में विश्व स्तर पर इसमें और गिरावट देखने को उम्मीद है। और ये केल्प वन बहुत ही बड़े स्तर पर जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं, भोजन से लेकर रहने का आवास तक सब कुछ मुहैया करवाते हैं। केल्प वन क्या होते हैं? केल्प वन कई अलग अलग प्रजातियों की सघन वृद्धि से उथले पानी में बने। उथले पानी का मतलब ऐसा पानी का क्षेत्र जहाँ पर सूर्य की प्रकाश पहुँच रही है, यानी कि प्रकाश उसको प्रकाश का संश्लेषण होगा तभी तो केल्प वन बन पाएंगे। यानी कि बिल्कुल गहरे समुद्र में, डूबा हुआ समुद्र में नहीं रह सकता ये। ऐसे जगह जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहीं पर होंगे ये। केल्प बड़े भूरे शैवाल हैं जो तट के करीब ठंडे अपेक्षाकृत उथले पानी में रहते हैं, समुद्र तल से जुड़ते हैं, अंततः पानी के सतह पर बढ़ते हैं और भोजन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। उन्हें उथले अपेक्षाकृत साफ पानी की आवश्यकता होती है। वे अकशेरुकी जीवों, मछलियों, अन्य शैवालों की सैकड़ों प्रजातियों के पानी के भीतर आवास और भोजन मुहैया करवाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों के लिए एक प्रासंगिक भोजन के स्रोत के रूप में काम करते हैं। तटीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले 60% तक कार्बन का उत्पादन करने के लिए भी केल्प जिम्मेवार हैं। समुद्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह विविध अकशेरुकी और मछली परिस्थिति तंत्र के रूप में पक्षियों के भोजन के लिए आवास के रूप में भी काम करते हैं। यह तटीय परिस्थिति में कार्बन छोड़ता है जिससे इसकी उत्पादकता बढ़ती है। केल्प द्वारा प्राथमिक उत्पादन के माध्यम से नए बायोमास, डिडिटिस व अन्य सामग्री का उत्पादन भी किया जाता है। प्रमुख केल्प वनों का विस्तार देखिए जरा। प्रमुख केल्प वन कहाँ पर पाए जाते हैं? अब आपको देखता हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन आपका कितना तगड़ा है। ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये विषुवत के आसपास के क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं? क्या कम पाए जा रहे हैं, 9 के बराबर में पाए जा रहे हैं। यहाँ से देखिए विषुवत कहाँ से गुजरता है, तो भाई यहाँ से गुजरता है विषुवत, ठीक है, यहीं से विषुवत गुजरता है। यानी कि देखिए उष्ण कटिबंध में केल्प वन अपेक्षाकृत कम है। शीतोष्ण कटिबंध में केल्प वन ज़्यादा है। कटिबंधों के हिसाब से देखा कीजिए, देखिए कर्क और मकर रेखा के ऊपर भागों में या नीचे के भागों में केल्प वन ज़्यादा पाए जाते हैं।
ये भी ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। भारत के हिंद महासागर में कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के तटों के आसपास में केल्प वन है और अफ्रीका के तटीय भागों में भी केल्प वन यहाँ पर और यहाँ पर पाए जाते हैं। इनको नुकसान पहुँच सकता है। जो लाल वाले हैं ये इंडेंजर्ड हैं, इनको ज़रा नुकसान पहुँच रहा है केल्प वनों को। जो लाल वाले इलाके हैं यहाँ पर तापमान परिवर्तन के कारण से इनको नुकसान पहुँच रहा है, और जहाँ जहाँ पर भी ग्रीन है ये सब के सब केल्प वन है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।